नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं के त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं गवर्नमेंट की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स है वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी, उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसकी जो पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, साथ ही इंस्टा का पेज भी फॉलो कर ले, ताकि जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल आप लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है आप उनको एक्सेस कर पाए। तो आइए देखेंगे कि इन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं हम लोग। तो जो सबसे पहला टॉपिक है आज हमारा वो नानाजी देशमुख को लेकर यहाँ पर रखा गया है, ठीक है ना। इनके बारे में आप लोगों को पता होगा क्योंकि जो जयप्रकाश नारायण जी की जो आपकी संपूर्ण क्रांति थी और फिर उसके बाद जब जनता दल सरकार का गठन भी हुआ आपातकाल के बाद 1975 में, जब आपातकाल था उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उसमें इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका वगैरह थी, ठीक है। इसके अलावा चित्रकूट में आप देखेंगे तो पूरे इंडिया की फर्स्ट रूरल यूनिवर्सिटी जिसको चित्रकूट ग्रामोदय यूनिवर्सिटी बोलते हैं उसको भी इन्होंने ही सेटअप किया था। उसके बाद जो सरस्वती जो स्कूल देखते हैं आप, है ना, सरस्वती शिशु मंदिर, तो उसकी पूरी चेन अब पूरे इंडिया में देखी जा सकती है, उसको भी सेटअप करने का काम इनका है। तो देखेंगे ये भारतीय जन संघ से भी रिलेटेड थे। तो पेपर आप 1 में रख सकते हैं, पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन है, जीएस पेपर 1। इसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। बीजिंग डिक्लेरेशन के बारे में पहले ही जो है वो पूछा जा चुका है क्वेश्चन, किसमें, यूपीएससी में, कि महिलाओं के अधिकारों से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसको देखेंगे हम लोग, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, ठीक है। 2011 में जो है ये प्रस्ताव पारित किया था यूएन में, तब से मनाया जा रहा है। तो ये जीएस पेपर किसका हो जाएगा, ये सोशल जस्टिस के अंतर्गत भी आएगा। ये सोशल इशू को तो पेपर 2 पेपर 1 दोनों में रख सकते हैं। इसके अलावा चैलेंजेस जो है आपके यूनाइटेड नेशन जो आपका जिसका सामना कर रहा है ना, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है कि जो करंट सिनेरियो में वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें यूएन की जो भूमिका है उसकी रेलेवेंसी नहीं रह गई है। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं यूएन की जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है उसमें क्वेश्चन मार्क लगता है कि इसका आप डेमोक्रेटाइजेशन नहीं कर रहे हैं। जो यूएनएससी उसमें उतने ही मेंबर्स हैं, है ना, आज तक जो सिक्योरिटी काउंसिल है, बाकी तो उसके मेंबर्स बढ़े हैं, है ना। और फिर जो ये युद्ध वगैरह हो रहा है, जैसे रशिया यूक्रेन का क्राइसिस है, तो उसको भी ये सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। डब्ल्यूटीओ का मुद्दा ऑलरेडी विद्यमान है ना। यहाँ पर जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है वो भी आपका ढंग से जो है उसको भी रन नहीं किया जा रहा है। तो ये सब चीजें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पार्ट है, इसको देखेंगे। इसके बाद यूएन पीस कीपर्स की बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत जो शांति सेना का संदर्भ होता है उसके बारे में बात करेंगे, ये भी पेपर 2 का पार्ट है। इसके बाद प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला के बारे में बात करेंगे। स्किल इंडिया जो आप अभियान देखते हैं उसी के अंतर्गत इसको भी लाया गया ताकि लोगों को प्रशिक्षण दिया जा सके, ताकि उनके क्षमता निर्माण से उनके जो एम्प्लॉयमेंट उनको मिलने की जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाए, ठीक है। तो पेपर 3 का पार्ट है। इसके बाद माइक्रोचिप्स की बात करेंगे, है ना, जैसे कि आप मोबाइल फोन में जैसे एप्पल में देखते हैं A16 चिप देखते हैं, है ना। तो इसकी बहुत ज्यादा क्रिटिकल यूज है, जैसे सैन्य क्षमता के संदर्भ में भी अगर आप देखेंगे तो इसका यूज है। अब इसका जो उत्पादन है बहुत कम कंट्रीज करती है, जैसे ताइवान है, साउथ कोरिया है ना। तो इसका मतलब ये है कि बहुत कम कंट्रीज करती हैं और इसकी जो है सप्लाई में प्रॉब्लम है ना। तो यहां पर सारे देश जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें काफी टाइम लगता है मास्टरी करने में, है ना। यहां तक कि अगर आप देखेंगे एप्पल की A16 जो चिप है वो मैन्युफैक्चर कर रहा है ताइवान, क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है निर्माण करने में, किसके,
इस तरीके की चिप्स को। तो इसको देखेंगे, आपका टेक्नोलॉजी का पार्ट है, थर्ड पेपर का पार्ट है, ठीक है। अब इसके बाद जो पहला टॉपिक है इसको डिटेल में देख लेते हैं हम लोग। तो अभी हमारे पीएम ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने नानाजी देशमुख को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर ट्रिब्यूट दिया है, इसलिए ये टॉपिक यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। अब जो यहाँ पर इनके बारे में की पॉइंट्स बताया जा रहा है, तो ये कब इनका जन्म हुआ था, 11 अक्टूबर 1916, है ना। तो दोनों संदर्भ से आप याद रख सकते हैं कि ये इंटरनेशनल आपका क्या है, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है, ठीक है। अब ये महाराष्ट्र के हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद ये किससे इन्फ्लुएंस थे, तो जो आप लाल बाल पाल पढ़ते हैं, ठीक है ना, लोकमान्य तिलक पढ़ते हैं, गरम दल के नेता में से एक है ये आपके लोकमान्य तिलक। तो उनके विचारों से, ये उनके जो राष्ट्रवादी विचार थे, नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी थे उनकी, उससे ये इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। ये सोशल रिफॉर्मर भी हैं, पॉलिटिशियन भी रहे हैं, है ना, भारतीय सरकार में, है ना, राजनेता के रूप में भी थे। इसके बाद इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया है, हेल्थ के क्षेत्र में भी किया है, और रूरल जो एरियाज है उनके सेल्फ रिलायंस के लिए भी काम किया है। इसके बाद ये लीडर है, आपके लीडर रहे हैं भारतीय जनसंघ के, और राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, लॉन्ग टाइम तक आरएसएस के मेंबर रहे हैं, फाउंडिंग मेंबर रहे हैं आपके जनसंघ के, है ना। जनसंघी बाद में जाके आपकी भारतीय जनता पार्टी बन जाती है, ठीक है। इसके बाद में ये फिर आगे चल के जब भारतीय जनता पार्टी बनेगी उसके भी अंग बन जाएंगे, और जनता पार्टी के भी अंतर्गत ये अपने भूमिका का निर्वहन किया था इन्होंने। क्यों? क्योंकि जो जयप्रकाश नारायण जी की संपूर्ण क्रांति थी उसके अंतर्गत इन्होंने बहुत जो है महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो इनको जयप्रकाश नारायण जी का जो मूवमेंट था उनके इंपॉर्टेंट जो है आर्किटेक्ट उनमें गिना जाता है ना। इसके बाद इन्होंने जो जनता पार्टी सरकार बनी उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने चित्रकूट एक जगह है, वहां पर 500 गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण आत्मनिर्भरता के लिए काम किया। मध्य प्रदेश में इन्होंने चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना की, और ये पूरी कंट्री का पहला रूरल जो है यूनिवर्सिटी माना जाता है। इसके बाद जो सरस्वती विद्या मंदिर स्कूलों की जो श्रृंखला है उसको भी इन्होंने स्टार्ट किया था। इनको 1999 में पद्म विभूषण दिया गया, और जब इनका स्वर्गवास हो गया तो मरणोपरांत इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है 2019 में। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। तो देखिए, जब भी कोई हम डे वगैरह सेलिब्रेट करते हैं तो क्यों करते हैं, ये तो सीधी बात है कि जो लड़कियां हैं, है ना, वो लैंगिक विभेदीकरण का शिकार हो जाती हैं, उनका बहुत तरीके से जो है शोषण किया जाता है ना। तो उन शोषण को रोकने के लिए, उनके अधिकारों को बहाल करने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए ये जो है डे मनाया जाता है, ताकि इन सब संदर्भों के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके सिविक सोसाइटी के अंतर्गत लोगों के बीच में, ठीक है। तो ये जो है आपका अभी डेटा आया है जिसमें ये पता चला कि हमारे यहाँ जो क्राइम है गर्ल्स के अगेंस्ट वो इंडिया में लगातार बढ़ रहा है, और स्पेशली ईस्टर्न स्टेट्स में। तो अगर आप यहाँ देखेंगे कि जो एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है, भारत में दुर्घटना, मृत्यु और आत्महत्या रिपोर्ट 2021, तो इसमें बोला गया है कि कोविड के कारण, जब कोविड चल रहा था तो सारी जगह लॉकडाउन था, तो इनके खिलाफ जो अपराध हो रहे थे वो कम हो गए थे। लेकिन जैसे ही कोविड खत्म हुआ तो फिर से जो है देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा रेट जो है क्राइम का इनके खिलाफ बढ़ गया है गर्ल चाइल्ड के विरुद्ध, ठीक है। इसके बाद बताया जा रहा है कि जो एनसीआरबी का जो डेटा है जो प्रकाशित किया गया है, इसमें सबसे ज्यादा चिंता का विषय ये है कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, है ना, जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य है, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, वहां पर ये आंकड़े और गंभीर है, वहां पर क्राइम और भी खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। और यहाँ पर सिक्किम में बच्चों के खिलाफ जो यौन अपराध की दर है वो सबसे ज्यादा है। दर की बात करें, रेट की, उसके बाद केरला है, मेघालय, हरियाणा, मिजोरम। अब केरल देखिए, यहाँ पर तो लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन ये मानसिक बीमारी की, इस तरीके के अपराधों की दर क्यों बढ़ रही है? फिर अगर आप लिटरेट हैं तो पढ़े लिखे होने का मतलब विवेक का निर्माण होना, विवेक मतलब विजडम, मतलब अच्छे और बुरे में पहचान होना। तो आप कितना भी पढ़ लिख ले, है ना, लादेन भी तो पढ़ा लिखा था, आप समझ रहे, ये आपके लिए एक एनालिसिस का पॉइंट है। इस तरीके से हमको पॉइंट को पिक करना है ना, आपके इंटरव्यू वगैरह में भी ये आपके काम आएगा। इसके बाद यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, ये आपके टॉप 5 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा बच्चों के विरुद्ध अपराध किए जाते हैं, और टोटल जो पूरे देश में क्राइम है बच्चों के खिलाफ, उसमें से 47.1% को ये जो 5 राज्य हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर पे महाराष्ट्र। अब यहाँ पर भी लिटरेसी रेट अच्छा, लेकिन आप देख लीजिए, इसके बाद एमपी, इसके बाद यूपी, है ना, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, है ना, पहला वेस्ट बंगाल, फिर उड़ीसा, उसके बाद महाराष्ट्र,
एमपी और उत्तर प्रदेश, ये जो है टोटल क्राइम के 47.1% को रिप्रेजेंट करते हैं। किनके खिलाफ क्राइम की बात कर रहे हैं हम? चिल्ड्रंस के, है ना, बच्चों के खिलाफ। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वेस्ट बंगाल का एग्जांपल दिया कि 2021 में 9523 जो केसेस हैं इस तरीके के रिकॉर्ड किए। तो रिकॉर्ड में जो चीजें आती हैं और अनरिकॉर्ड वाली जो चीजें हैं जो रिकॉर्ड के बाहर है वो तो बहुत ज्यादा भयंकर होती है। इसके बाद इसकी हिस्ट्री देखेंगे हम, तो पहली बार हिस्ट्री में बीजिंग डिक्लेरेशन जो होता है 1995 में, देखिए 1975 से अगर आप देखेंगे तो जिसको आप नारीवादी आंदोलन कहते हैं, नारियों के सशक्तिकरण से, नारियों के अधिकारों से संदर्भित जो जागरूकता है वो लगातार जो है बढ़ती जाती है और वो अधिकारों की मांग करती है। इसी संदर्भ में ये आपका 1995 में बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन लाया जाता है, जो आपके गर्ल्स के राइट्स को बढ़ावा देने के लिए एक तरीके का रोड मैप वहां पर बनाया गया था। इसी के अंतर्गत देखेंगे तो नेक्स्ट डेवलपमेंट 2011 में यूएन की जो हमारी जनरल असेंबली है उसने पास किया रिजोल्यूशन 66 डिवाइडेड बाय जो 66 बाय 170 को, ठीक है, और इसको अडॉप्ट किया कि भैया अक्टूबर 11 को हम इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड जो है हर साल जो है अब सेलिब्रेट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो साल के प्रत्येक 11 अक्टूबर को, प्रति वर्ष 11 अक्टूबर को इस तरीके के डे को हम मनाते हैं, ठीक है। और इसमें जो थीम हम अपनाते हैं वो कैसी थीम लेते हैं? जो उस साल की सबसे रेलेवेंट जो इशू रहा हो, है ना, जो सबसे ज्यादा प्रिविलेंट रहा हो, जिससे उनके अधिकारों को जो है सशक्त किया जा सके, तो ऐसे मुद्दों को हम वहां पर थीम बनाते हैं, ठीक है। और पहली बार इसको कब मनाया गया था? तो 2012 में मनाया गया था। और इस साल अगर आप देखेंगे तो ये आपका क्या है, इसकी 10वीं वर्षगांठ है। अब की पॉइंट्स देखा जाए तो इसको क्यों मनाया जाता है, तो सीधी बात है, उद्देश्य इसका क्या है? तो अवेयरनेस जनरेट करना उनके अधिकारों के प्रति, और जो गर्ल्स की इंपॉर्टेंस है सोसाइटी के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे समाज के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए और पूरे विश्व के भविष्य के लिए, उसको क्या करने के लिए? उसको हमको चिन्हित करने के लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर यह बताया जाता है कि भैया किस तरीके की प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को गर्ल्स फेस करती हैं और किस तरीके से उन चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है, लड़कियों का सशक्तिकरण किया जा सकता है और उनके ह्यूमन राइट्स को किस तरीके से हम जो है उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना, ठीक है। अब इसके बाद अभी जो है 2022 में इसकी 10th एनिवर्सरी मनाया जा रहा है और इस ईयर की जो थीम है, आवर टाइम इज द नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पर, चैलेंजेस क्या क्या है यूनाइटेड नेशंस के सामने, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है ये आपका। अब देखिए यहाँ पर की पॉइंट्स बताए जा रहे हैं कि अभी जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं आपके एंटोनियो गुटेरस है, उन्होंने यहाँ पर मूल्यांकन किया और बोला कि जो वर्तमान संदर्भ है ग्लोबल ऑर्डर के संदर्भ में बहुत सारी समस्याओं का पूरा विश्व जो है सामना कर रहा है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि सारे जो आपके वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट जो आपके क्या है ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे G20 वगैरह है, तो यहाँ पर जियो पॉलिटिक्स को लेकर उनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है वैश्विक अक्षमता की स्थिति उत्पन्न हो गई है, इसलिए कोएलिशन ऑफ द वर्ल्ड की बात किया जा रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखा जा रहा है कि वर्ल्ड में जो है कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी शक्तियों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन है, जैसे रशिया यूक्रेन का आपका वॉर हो गया, ईरान को लेके लोगों का पक्ष हो गया, आतंकवाद को लेके जो पक्ष हो गया, है ना। अब आप यूएस और रशिया का और यूएस और चाइना का जो है आप कॉन्ट्राडिक्शन देख ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक संवाद तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है, इसलिए वैश्विक गठबंधन की बात कर रहे हैं, नॉर्मल सी चीज है। अब अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है ब्लॉकेज देखा जा रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंतर्गत बड़ी बड़ी सुपर पावर्स के बीच में। तो भारत के पास एक अच्छा अवसर है, क्योंकि भारत के पास अभी जो है प्रेसिडेंसी है आपकी, है ना, किसकी? G20 की। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को भी चेयर कर रहे हैं हम लोग, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को भी जो है हम चेयर कर रहे हैं, कब? 2023 में। तो ये जो है यहाँ पर सारी मेजर पावर्स आएंगी। तो इंडिया जो है अब विश्व की जो है 5th नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है, सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। तो हमारे पास जो है इस ब्लॉकेज को खत्म करने के लिए ये जो है एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म के रूप में साबित हो सकता है। इससे हमारी वैश्विक जो राजनीति है उसमें जो हमारा ओहदा है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आपके गतिरोध है यहाँ पर, है ना, जो ब्लॉकेज देखे जा रहे हैं, जो ग्रिड लॉक देखे जा रहे हैं इंटरनेशनल जो लेवल पे जो आपकी वर्ल्ड पावर्स है उनके बीच में, तो ये जो है आपका
इसका गतिरोध जो है, इसको इस समस्या का जो समाधान है वो बायलैटरल रिलेशन से नहीं हो सकता है। इसका जो समाधान है वो इंटरनेशनल कॉपरेशन से ही फिर से जो है बहाल किया जा सकता है। यूनाइटेड नेशन और चैलेंजेस तो बहुत सारी चीजें, पहली चीज तो ये कि मल्टीलैटरलिज्म जो है अपने आप में चैलेंज है इवन बाय इट्स प्रोपोनेंट। कहने का मतलब ये कि ये जो है अभी भी आप देखेंगे तो यूएनएससी में अगर आप देखेंगे तो भैया लिमिटेड वही 5P5 को मेंबरशिप है, उसके अलावा वहां पर वीटो की जो बात है, तो अगर 5 में से 4 लोग भी एग्री हो जाते हैं और अगर एक आदमी ने वीटो कर दिया किसी विषय में तो वो लागू नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक फंक्शन पर क्वेश्चन मार्क लगाता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जैसे G7 जो समिट हुई थी उसमें ये बोला गया था कि भैया उसमें ये गोल निर्धारित किया गया कि कोऑपरेटिव इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब को ये काम दिया जाएगा अब जो यूनाइटेड नेशन के बाहर है कि क्लाइमेट एक्शन को जो है एक्सेलरेट किया जाए। इसके बाद अगर आप देखेंगे डिस्प्यूट सेटलमेंट जो मैकेनिज्म है डब्ल्यूटीओ के संदर्भ में, तो अभी तक वो जो है फंक्शनल नहीं हो पाया। इसका मतलब ये डिसफंक्शनल है। तो जो इतने सारे डिस्प्यूट्स है उनका जो है वहां पर समाधान नहीं हो रहा, तो जिस उद्देश्य से इस संस्था को बनाया गया था उसी पर जो है वहां पर क्वेश्चन मार्क लगता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जैसे G7 ने एक्सेप्ट किया था कि भैया रियो 1992 में कि जो आपका क्लाइमेट एक्शन हम ले रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए जो हमको आवश्यकता होगी टेक्नोलॉजी की, फंडिंग की, तो जो फंडिंग की आवश्यकता है हम फंड ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना, क्लाइमेट क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए। और 2009 से ये जो है प्रॉमिस भी किया कि हम एटलीस्ट $100 बिलियन पर ईयर देंगे क्लाइमेट फाइनेंस के रूप में, लेकिन अभी तक इस प्रॉमिस को पूरा नहीं किया गया है ना। जब बराक ओबामा हमारे यहाँ भारत में आए थे तभी उन्होंने ये घोषणा भी की थी। इसके अलावा आप देखेंगे चाइना की जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जो आपका इनिशिएटिव है बेल्ट रोड इनिशिएटिव जिसको BRI बोलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है ये जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस है उनका जो है राइवलरी दिख रहा है वो, है ना, उसका जो है सशक्त जो है विकल्प दिखाई दे रहा है वो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये पूरे वर्ल्ड की आधी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, पूरे वर्ल्ड की 1/3 GDP को जो है आपका रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी बहुत हैवी है, $930 बिलियन, ठीक है। इसके अलावा अटलांटिक जो पावर्स हैं और रशिया चाइना जो आपके एलाइज हैं, जो गठबंधन है रूस और चीन का, तो उसके बीच में भी बहुत सारा विभाजन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर संस्थाओं के बीच में टकराव है, उसके कारण अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है इन सब समस्याओं के कारण जो है वर्ल्ड कोएलिशन ऑफ द वर्ल्ड की बात की जा रही है और उसके द्वारा इन समस्याओं के समाधान की कोशिश की जाएगी, ऐसा संदर्भ है। इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि भारत जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो संस्थाएं हैं वहां पर जो है चेयर करने वाला, मतलब उसकी अध्यक्षता करने वाला है, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल हो गई, है ना, G20 की प्रेसिडेंसी भी हमको मिल रही है, SCO की भी हमको मिल रही है। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म को हम यूज कर सकते हैं और इन ब्लॉकेज को दूर करने के लिए जो है वहां पर बातचीत और सहयोग समन्वय को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पुअर परफॉर्मेंस UN की, तो सीधी बात है WTO के अंतर्गत जो इश्यूज हैं उनको अभी तक सॉल्व नहीं किया जा सका है ना। इसके अलावा जो डेवलप्ड और डेवलपिंग जो आपकी कंट्रीज है उनके बीच में जो आपका प्रॉब्लम देखा जा रहा है वो क्या है कि भैया दोनों के हित अलग हैं। आपने LPG लागू कर दिया लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्रीज को जो है नेगेटिव जो मतलब इंपैक्ट उनके ऊपर पड़ रहा है ना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो आपका क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत जो भी आपने एक्शंस लिए उनमें अभी भी जो है प्रोग्रेस बहुत ज्यादा कम है, जबकि आपने 1992 से डिसाइड किया, 30 साल हो गए। इसके अलावा जो चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है वो कहीं ना कहीं UN के मल्टीलैटरल रोल पर भी जो है क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, उसको अंडरमाइन कर रहा है। इसके बाद जो UN पीस कीपर्स है उनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे जो यहाँ पर इतिहास बताया जा रहा है, सबसे पहली चीज जो यहाँ पर बताया जा रहा है ना, हिस्ट्री बताई गई, कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो हिस्ट्री बताई जा रही है, तो इसको फॉर्म कब किया गया था और क्यों किया गया था। तो पहली चीज तो ये, इसको फॉर्म किया गया था इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब वैश्विक शांति, वैश्विक आयाम पर, वैश्विक आधार पर जो है पीस और सिक्योरिटी को जो है मेंटेन करना। जहां पर भी कहीं पर मतलब मान लीजिए पूरे विश्व में कोई क्षेत्र है वहां पर अशांति वगैरह हो गई तो वहां पर शांति बहाल करना, है ना, ठीक है। और पूरे वैश्विक शांति को बहाल करने का इसका काम है। और इसको स्थापित किया गया कब? कोल्ड वॉर एरा में, जब UNSC जो है एक तरीके से पैरालाइज्ड हो गया था, है ना। कोल्ड वॉर एरा आप लोगों को पता होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में जो आपका क्या था, USSR और USA के बीच में जो है आपका कोल्ड वॉर, इसमें युद्ध तो नहीं हुए सशस्त्र, लेकिन जो है एक दूसरे का वो जो है विरोध करते रहे। यहां पर आइडियोलॉजिकल लेवल पे लड़ाई थी, एक तरफ कैपिटलिस्ट अप्रोच और एक तरफ आपका सोशलिस्ट अप्रोच, ठीक है, सोशलिस्ट अप्रोच, ठीक। अब यहां पर जो सबसे पहले इनको कहां भेजा गया, अब ये हिस्ट्री है, कुछ एग्जांपल याद रखिएगा। पहली बार पीस कीपर्स को भेजा गया अरब इजरायली वॉर में,
ठीक है। और वहां पर जो है उनको जो है जो भी आपकी ट्रूप्स वगैरह गई थी वो अनआर्म्ड थी, उनके पास कोई शस्त्र वगैरह नहीं थे, है ना। तो वो लोगों के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए, उनकी जो है लोगों के बीच में विश्वास बढ़ाना, वहां शांति स्थापित करना, है ना, वहां पर जो है पूरी घटनाओं को मॉनिटर करना, इसलिए उनको भेजा गया था। पहला इनका आर्म्ड जो मिशन था वो जब स्वेज संकट आता है, स्वेज क्राइसिस 1956, तब जो है इनके द्वारा किया जाता है। फर्स्ट आर्म मिशन तब भेजा गया था ना, सशस्त्र जो है सेना भेजी गई। इसके बाद आप देखेंगे तो कॉन्गो क्राइसिस जो है इनका पहला जो है लार्ज स्केल मिशन था। यहाँ पर 20,000 ट्रूप्स को डिप्लॉय किया गया था। यहाँ पर भारत ने भी जो है अपना कंट्रीब्यूशन दिया, वो भी हैविली, है ना। कहने का मतलब ये कि भारत ने कंट्रीब्यूट किया था बहुत बढ़ चढ़ के। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो अभी तक 70 मिशन जो है वो यूएन इसके द्वारा संचालित कर चुका है। इंडिया और यूएन की जो पीस कीपिंग है उसके बारे में बताया जा रहा है कि हमारा क्या रिप्रेजेंटेशन है। तो भैया हम यूएन के फाउंडिंग मेंबर्स हैं, पहली चीज तो हमारा कमिटमेंट है कि इंटरनेशनल पीस को बनाए रखना, है ना, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग जो है वो मूर्त रूप में रियल मैनर में उसको इंप्लीमेंट भी करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि यूएन पीस कीपिंग जो फोर्स है वो आपकी 4 बेसिक प्रिंसिपल्स पे काम करती है। पहली चीज कंसेंट ऑफ द पार्टीज, दूसरा इम्पार्शियलिटी, तीसरा नन यूज ऑफ फोर्स एक्सेप्ट इन सेल्फ डिफेंस, अब यही पर लूप होल है। इसके बाद डिफेंस ऑफ द मैंडेट। इसके बाद इंडिया का कंट्रीब्यूशन, तो भैया 1950 का जो कोरियन वॉर हुआ वहां पर हमने मेडिकल यूनिट भेजी, है ना, मतलब इंडिया ने भेजा मेडिकल यूनिट एंड कस्टोडियन फोर्स, किसके लिए, न्यूट्रल नेशंस रिपैट्रिएशन कमीशन के लिए, ठीक, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद हमने अपनी फोर्स भेजा गाजा स्ट्रिप में 1956 से 67 के बीच में, कांगो में भेजा 1960 में, है ना, जहां पर बेल्जियम से स्वतंत्रता प्राप्त कराने की मांग थी। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि ईरान इराक में भी जो गल्फ वॉर होता है, खाड़ी युद्ध, उस संदर्भ में भी भेजा हमने। इसके बाद सेंट्रल अमेरिका, लेबनान, गोलन हाइट्स, रवांडा, सुडान और साउथ सुडान भी भेजा। गोलन हाइट्स क्यों फेमस है जरा बताइएगा, है ना, गाजा पट्टी भी और गोलन हाइट्स भी बताइएगा क्यों जो है ये आपकी प्लेस इंपॉर्टेंट है। ये ऑलरेडी यूपीएससी में पूछा भी गया, कमेंट करके बताया जरूर करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, मतलब मोटिवेशन हम लोगों को भी मिलता है ना, वीडियो देख के एक कमेंट करने में कितना टाइम लगता है ना, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है कि टोटल जो है अभी तक 49 नेशंस में हमने 2 लाख ट्रूप्स को जो है और उससे ज्यादा ट्रूप्स को भेजा है, हमने सैनिकों को भेजा है, और ये हाईएस्ट जो है कंट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड के अंतर्गत। इसके बाद हमारे यहाँ कुछ जो वीर सैनिक थे जो यहाँ पर गए थे, उन्होंने सैक्रिफाइस भी किया, तो 156 इंडियंस जो है यहाँ पर सैक्रिफाइस कर चुके हैं, है ना, वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। तो इनको जो है ये भी नंबर जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसी के कारण जो है इनको कई सारे अवार्ड दिए गए। तो यहाँ पर एक अवार्ड के बारे में बताया जा रहा है जो जिसका नाम है आपका डैग हम्मार्सजोल्ड, है ना, हम्मार्सजोल्ड, ठीक है, ये अवार्ड दिया गया है इनके सुप्रीम सैक्रिफाइस के लिए। इसके बाद एक तरीके का अगर आप देखेंगे तो एक स्पेसिफिक जो है यहाँ पर कैरेक्टर देखने के लिए मिलता है इंडिया का, कि यूनिक डिस्टिंक्शन के रूप में भारत को जो है ये आपका ओहदा प्राप्त है कि हमने जो है लाइबेरिया में ऑल वुमेन कंटिजेंट को भेजा था। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति जो ये सेना है इस पर, इसके संदर्भ में एक फुल फ्लेज्ड पॉलिसी भी रेडी की है, पूर्ण नीति भी तैयार किया है। इसके अलावा हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर भी है आपका, ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर दिल्ली में स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है ना, किसके अंतर्गत, तो सेंटर फॉर यूएन पीस कीपिंग, है ना, इसी के संदर्भ में हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर भी जो है यहाँ पर स्थापित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है कि वर्ष 2019 में जो इनकी वेबसाइट है यूएन की, उसमें बताया गया है कि जो 6022 भारतीय ऐसे सैनिक हैं जो इस तरीके की फोर्स में जो है कार्य कर रहे हैं, और 14 शांति अभियानों में 9 में तैनात है, मुख्य रूप से अगर देखा जाए कांगो, साउथ सुडान और लेबनान में। अब यहाँ पर कंटेम्पररी इशू क्या है, तो सबसे पहली चीज ये कि जो रिलक्टेंस देखा जा रहा है यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज का, कि जो इनको फंडिंग देते हैं या इनको जो कंट्रीब्यूट करते हैं इस सेना के मेंटेनेंस वगैरह के लिए, तो उसके लिए इनका रिलक्टेंस देखा जा रहा है। इसके बाद बहुत सारे जो कंट्रीज है जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश, तो इनके ऊपर एलिगेशन भी लगाते हैं कि ये लोग फंड का गलत यूज करते हैं, है ना, और ये केवल अपनी फॉरेन एक्सचेंज के अर्निंग के लिए इसको बना रखा है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पर प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला है, तो ये जो है आपका पर मंथ जो है इसको सेलिब्रेट किया जाएगा 280 लोकेशंस में, ये नॉर्मल सा कंटेक्स्ट है। अब की पॉइंट्स क्या है, तो इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। किसका पार्ट है ये, स्किल इंडिया मिशन का। क्या करेगा ये कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उस पे बूस्ट मतलब उसको बूस्ट करेगा। कैसे करेगा,
जब उनको ट्रेनिंग वगैरह दे देंगे और उनको सर्टिफाइड कर देंगे लोगों को, तो जिस तरीके की ट्रेनिंग होगी तो उससे इंडस्ट्री की डिमांड जो है फुलफिल होगी, तो रेलेवेंट जॉब भी उनको मिल पाएगी। तो कहीं ना कहीं वो नेशनल इकोनॉमी पर भी आपका क्या डालेगा, पॉजिटिव इंपैक्ट, लोगों को रोजगार देगा, तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर फायदा देगा, प्रॉफिट देगा वो आपका, है ना, एडवांटेज है ये एक तरीके का। और एक तरीके से लोगों की जो स्थिति होगी वो भी अच्छी होगी, उनकी पर कैपिटा इनकम भी रोज होगी, है ना। तो रोजगार सृजन के लिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने के लिए यूथ्स को ये प्रोग्राम लाया गया। अब प्रति माह जो है इसका आयोजन किया जाएगा इस तरीके के मेले का, ठीक है। और इसमें जो जिनको ट्रेनिंग दी जाएगी उनको मंथली स्टाइपेंड की भी व्यवस्था है, ताकि मोटिवेशन मिले उनको, ठीक है। और उसके लिए कुछ गवर्नमेंट ने जो है क्राइटेरिया वगैरह बना रखा है। इसमें एलिजिबिलिटी के लिए बोला गया कि उनके पास फिफ्थ से 12th ग्रेड तक का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट। इसके अलावा उनको स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास, या फिर आप देखें आईटीआई डिप्लोमा या ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, जो भी पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। अब ये जो है इनको जो है अगर आप देखेंगे तो सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है ना। मतलब एक तरीके से इनको रिकॉग्नाइज करने की बात है ना। और ये जो कैंडिडेट्स है वो अर्न करते हैं नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन। उसी सर्टिफिकेट के आधार पर फिर इनके रोजगार प्राप्ति के जो आपकी संभावनाएं होती हैं वो बढ़ जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं एम्प्लॉयबिलिटी को जो है इंप्रूव करेगा ये ट्रेनिंग। इसके बाद इसके अंतर्गत जो एम किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, जो उद्देश्य है यहाँ पर सरकार का, कि भैया पर एनम हम 1 मिलियन यूथ्स को जो है वो ट्रेंड करेंगे, ठीक है, इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो अप्रेंटिसशिप आपकी ट्रेनिंग है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका मेला है वो एक तरीके के प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा, जहां पर जो है जो आपके प्रतिष्ठान है, जो यूनिट है, जो आपके प्रतिष्ठान है, यूनिट्स वगैरह जो है, और जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, जिनको ट्रेनिंग दी जा रही, तो वो दोनों एक दूसरे से इंटरेक्शन कर पाएंगे, तो उनको जो है आसान हो जाएगा, है ना। इंडस्ट्री को उनको काम करने वाले लोग मिल जाएंगे और काम करने वाले लोगों को काम मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि युवाओं को जागरूक भी किया जा रहा है, कंपनियों को भी जागरूक किया जा रहा है, यहाँ पर नॉर्मल सी चीज है। अब ये जो स्कीम है कब लॉन्च की गई थी, तो लॉन्च की गई थी 2016 में। इसका उद्देश्य क्या है बताइए, तो इसका उद्देश्य है स्किल डेवलपमेंट करना, लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करना, है ना। और पूरा का पूरा जो एक क्षमता निर्माण का, जो आपका सीखने का एक इकोसिस्टम है, जो अप्रेंटिसशिप मतलब कौशल, है ना, प्रशिक्षुता का जो एक इकोसिस्टम है, उसको डेवलप करना, ताकि जो इंडस्ट्री की डिमांड है उसको भी फुलफिल किया जा सके और जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार दिया जा सके। इसी से तो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को जो है पॉजिटिव मैनर में यूज कर पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो लगातार बेरोजगारी और गरीबी बढ़ती जा रही है। अब अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे, पॉवर्टी देखेंगे, तो ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई कहानी है, और ये कहीं ना कहीं जो है दुष्चक्र में फंसाती है। जो बेचारा गरीब होता है वो अच्छी सुविधाओं को एक्सेस नहीं कर पाएगा, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, और उसकी गरीबी दूर कैसे होगी, काम से। काम कब मिलेगा, जब उसको ट्रेनिंग मिली होगी। नॉर्मल से पॉइंट्स है ना, इनको आप जो है कनेक्ट करके देखिएगा, और इससे जो है कहीं ना कहीं हमारे देश को राष्ट्रीय जो विकास है, जो आर्थिक विकास है हमारा राष्ट्र का, है ना, उस पे भी रैपिड ग्रोथ अटेन करने के लिए ये आपका इंपॉर्टेंट डोमेन है। अब इसके बाद ऑब्जेक्टिव की बात करें, यहां पर उद्देश्य की बात करें, तो सीधी बात है यहां पर प्रैक्टिकल उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, तो जो इंडस्ट्री की डिमांड है वो फुलफिल कर पाएंगे। मैं पहले ही बताया मैंने आपको, है ना। तो इनको प्रशिक्षण देके उससे क्या होगा, उद्योग के लिए जो इंडस्ट्रीज हैं उसके लिए स्किल्ड मैन पावर जो है डेवलप किया जा सकेगा। इसके अलावा यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट जो प्रतिष्ठान है, जो यूनिट्स वगैरह है, उनको इंकरेज किया जा रहा है कि भैया इनको पार्शियल स्टाइपेंड सपोर्ट भी दीजिए, ताकि मोटिवेशन मिले, तभी तो आएंगे वो लोग सीखने। इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अल्पकालिक जो कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले उम्मीदवार हैं उनके लिए कौशल उन्नयन का जो है अवसर प्रदान करना, कि जो उनके पास स्किल है उसको अपग्रेड भी करते चले वो समय के हिसाब से। देखिए समय के हिसाब से हमको अपनी जो भी स्किल होती है उसको अपग्रेड करने की भी आवश्यकता होती है। इसके अलावा यहाँ पर जो आपके छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं, जो आपकी छोटे प्रतिष्ठान है, एमएसएमई की बात कर रहे हैं, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस की। इसके बाद जो आपके अब तो उनको पहले बीमारू राज्य बोलते थे, बीमारू जिले, अब इनका नया नाम हो गया आकांक्षा वाले जो जिले हो गए, आकांक्षात्मक लिखा है। इंस्पिरेशनल जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स है और नॉर्थ ईस्ट रीजन है, तो इनको फोकस करना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल है,
ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रोचिप से रिलेटेड है। तो ये कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि माइक्रोचिप के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है पूरे वर्ल्ड को। अगर इसमें सप्लाई साइड में प्रॉब्लम हो जाए तो पूरा का पूरा जो सेक्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स का, मोबाइल फोन्स का, टीवी का, है ना, जो आपका सैन्य क्षमता के अंतर्गत जो आपके यूज किए जाने वाले जो मिसाइल वगैरह है ना, तो उन पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी से भी जाके जुड़ता है ये। ठीक, तो ये जो शॉर्टेज है एडवांस माइक्रोचिप्स की, तो ये केवल जो है इकोनॉमिक सेक्टर्स में ही जो है अपना नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालता, ठीक, बल्कि ये जियोपॉलिटिक्स पर भी अपना बहुत जो है प्रबल प्रभाव डालता है। एग्जांपल जैसे आप देखिए डिपेंडेंस इसकी देखिए कि एप्पल जो है उसकी जो A16 चिप है, जो नई उसकी A16 चिप है, उसमें लगभग 16 बिलियन ट्रांजिस्टर्स लगे रहते हैं। ठीक है, अब ये ट्रांजिस्टर कौन बनाता है? तो ये ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाती है, जो वर्ल्ड की लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। आप समझिए कि $1 ट्रिलियन आपकी क्या है, मतलब एप्पल की बात करें, यूएस की बहुत ज्यादा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस कंपनी में से एक है ये, आपकी $1 ट्रिलियन कंपनी है एप्पल, लेकिन वो भी आपकी योग्य नहीं है ना, उसके पास भी क्षमता नहीं कि इस तरीके से वो मैन्युफैक्चर कर पाए A16 को। तो कहीं ना कहीं उसकी भी डिपेंडेंसी है। इसीलिए जब चाइना से ताइवान का इशू होता है तो ताइवान को गार्ड करता है कौन? सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश करता है कौन? यूएस उसको सपोर्ट करता है। समझ रहे हैं आप? कहीं ना कहीं ये चीजें आपस में लिंक्ड होती है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो चाइना जो है इसका मैन्युफैक्चरिंग करता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो ताइवान, साउथ कोरिया, यूएस, जापान और नीदरलैंड और चाइना, मतलब गिने चुने कंट्रीज इसका उत्पादन कर पा रहे हैं। अब रशिया जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस क्षेत्र में जो है वो आपका सक्षम नहीं है। ठीक है, अब रशिया के ऊपर जो है इस तरीके से अगर वो सक्षम नहीं है तो वो भी कहीं से किसी देश से जो है इस तरीके की चीजों को, जो ये आपकी एडवांस्ड माइक्रोचिप है, इसका आयात करता रहा होगा। ठीक, आयात करता रहा होगा तो उसके पास भी समस्या क्रिएट हो गई होगी। अगर आप देखेंगे तो अभी रशिया जो है यूक्रेन के ऊपर अपना आधिपत्य जो है स्थापित नहीं कर पा रहा। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि यूक्रेन ने जो आपके वेस्टर्न वर्ल्ड की कंट्रीज हैं वहां से प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल जो है वो खरीदा है। उसी के कारण जो है रशिया उसको जो है उस पर जो है अधिकार नहीं प्राप्त कर पा रहा है और ना ही उस युद्ध में जीत पा रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यूएस की बहुत फेमस एक आपका यहां पर रूल है, उसने जो है फेमस एंटिटी लिस्ट जो है वहां पर जारी की है। उसके अंतर्गत ये बोला है कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी जो है चाइना और रशिया में नहीं पहुंचाई जानी चाहिए, ताकि ये जो दो कंट्रीज है जो उसके मुख्य जो है आपके अपोनेंट माने जाते हैं, ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड में, तो ये एक तरीके से पावर स्ट्रगल है। ठीक है, तो इस रेस में, इस क्षेत्र में जो है वो आगे ना बढ़ पाए। ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद यहां पर हम, ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस साल जो टोयोटा थी उसने अपने प्रोडक्शन को शट डाउन कर दिया था 5 जो डोमेस्टिक प्लांट्स थे जापान में। किस कारण से? जो चिप्स है उनकी शॉर्टेज के कारण। इसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है इन चिप्स का? तो सबसे पहली चीज कि इन चिप्स को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा जो है कॉम्प्लेक्स जो है टेक्नोलॉजी का यूज होता है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है। यहां पर मैं कॉन्सर्न बता रहा हूं आपको। देखिए, इसको इस तरीके की जो आपकी इंडस्ट्रीज होती है उनको सेटअप करने में बहुत ज्यादा हैवी फंडिंग लगती है और ये प्रॉफिटेबल बहुत टाइम बाद बन पाते हैं, है ना। ठीक है, अब यहां पर ये बताया जा रहा है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहली चीज कि जो यहां पर जो चिप्स बनाने की क्षमता है जिन देशों के पास, ठीक है, केवल उन्हीं का आने वाले टाइम पर जो है इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, बल्कि ऐसे भी देशों का इंपॉर्टेंस हो जाएगा जो इस तरीके की कॉम्प्लेक्स जो आपकी प्रणाली है ना, उसको एकीकृत करने में, संश्लेषित करने की अगर अपनी क्षमता में संवर्धन कर लेते तो उनकी भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। कुल मिला के आने वाले डिकेड में ऐसे देशों का भाग्य निर्धारण होगा, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस बताई जा रही है। इसके बाद अगर आप देखेंगे जो यहां पर बताया जा रहा है कि अगर आज देखें जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स है, डिफेंस है, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मोबिलिटी है, तो ये बहुत ज्यादा इंपैक्टेड, इनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है अगर चिप की शॉर्टेज हो जाती है ना। और ये जो है यहाँ पर शॉर्टेज जो है 2023 तक तो खत्म होने वाली नहीं है। इसके बाद यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यूएस है, यूरोपियन यूनियन है, जापान है, इंडिया है, चाइना है ना, इन्होंने जो है अपने देश में सेमीकंडक्टर सेक्टर में $200 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है ना। लेकिन अभी जो है अप टू द मार्क जो है वहां पर डेवलपमेंट जो है नहीं देखा जा रहा है, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि इस तरीके की जो आपकी इंडस्ट्री होती है उनको प्रॉफिटेबल होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, इसके बाद यहां पर यह बताया जा रहा है कि जैसे सबसे ज्यादा जो स्पेशलिस्ट कंट्री है जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जैसे साउथ कोरिया हो गया, ताइवान हो गया, प्रमुख निर्माता है ये आपके, अगर वहां पर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो इस तरीके का संकट और भी बढ़ सकता है। तो पूरे वर्ल्ड में
सप्लाई क्रंच हो सकता है जो डिपेंडेंट कंट्रीज है, क्योंकि बहुत सारी जो कंट्रीज है वो तो इसका उत्पादन कर नहीं पा रही है, इसका विनिर्माण कर नहीं पा रही है, है ना, इसको जो है बना नहीं पा रही, उनके पास अप टू द मार्क टेक्नोलॉजी है वो नहीं है, स्किल्ड उस तरीके के फील्ड के आपके मैन पावर नहीं है ना, ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, तो वो चीजें यहाँ पर बताई जा रही। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जैसे अमेरिका, यूरोपीय संघ है, अमेरिका है, जापान है, भारत और चीन है, तो इन्होंने बहुत सारा निवेश किया है अपने इस सेक्टर में, है ना, मैंने पहले भी बताया आपको कि $200 बिलियन का जो है इतना सारा निवेश किया, लेकिन अभी तक उनका जो है प्रभाव अप टू द मार्क दिखाई नहीं दे रहा। इसके बाद अमेरिका जो चाइना के खिलाफ ताइवान की रक्षा की बात करता है, उसको बोलता है हम आपको जो है गार्ड करेंगे। उसका क्या रीजन है? तो सबसे पहला रीजन यही है कि भैया जिसके ये मास्टर कंट्री है ना, सबसे लीडिंग मैन्युफैक्चरर कंट्री के अंतर्गत इनको गिना जाता है इस तरीके की चिप्स के लिए, तो भैया उसका भी हित है। अब कंसर्न क्या है? तो सबसे पहली चीज ये कि ये जो आपकी इंडस्ट्री है वो आपकी कैपिटल इंटेंसिव है, मतलब 15 बिलियन से $20 बिलियन तक पैसा लगता है इस तरीके के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करने के लिए, और बहुत वर्षों के बाद भी ये आपका प्रॉफिटेबल बन पाता है, भले ही ये जो है शुरू से ही कार्यरत क्यों ना हो जाए। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल सप्लाई चेन में जो है आपका क्रंच देखा गया कोविड-19 के कारण, यूक्रेनियन वॉर के कारण, है ना, रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, तो उससे भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो इसको एक तरीके से आप देखें तो एक टूल के रूप में भी यूएस यूज कर रहा है ना, अगर रशिया चाइना को उसका जो है यूज करने के लिए जो है वो क्या कर रहा है, एक तरीके से प्रतिबंधित ही कर रहा है। भैया बोल दिया हमारी इस तरीके की टेक्नोलॉजी जो है वहां तक ना पहुंचे, ठीक है, तो इसका जो बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं उसका दुरुपयोग भी कर सकती हैं, है ना, ठीक है, और इसका उपयोग भी कर रहे हैं वो वर्ल्ड में कंपीट करने के लिए, इस तरीके के कंपटीशन को जीतने के लिए, अपने धन भंडार को बढ़ाने के लिए, है ना, इसका उपयोग भी कर रही है ना। तो जब मोनोपोली होती है किसी भी चीज की तो उससे नेगेटिव इंपैक्ट तो पड़ता ही है, सीधी सी बात है। अब यहां पर यह बताया जा रहा है कि इस प्रतियोगिता से नागरिकों का जो जीवन है वो कई तरीकों से प्रभावित हो सकता है ना, और पूरे राष्ट्रीय सुरक्षा का भी ये आपका कंसर्न है। तो भारत इस क्षेत्र में पीछे नहीं रह सकता, तो हमको भी इस क्षेत्र में जो है कार्य करने की आवश्यकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फेज है वो रिलेटेड किससे है? एमसीक्यू से रिलेटेड है। पहला जो एमसीक्यू है यहाँ पर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसके बारे में करेक्ट ऑप्शन हमको पिक करना है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1956 में, है ना, एट द प्राइवेट सेक्टर आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ठीक है, बिल्कुल ठीक है पहला स्टेटमेंट। दूसरा ये कि इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स में। दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर आपका बोथ आर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहली चीज तो ये कि यूनाइटेड नेशंस की आपकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है, और ये जो आपका पोस्टल सेक्टर है ना, उसका प्राइमरी फोरम ही है आपका, किसके लिए प्राइमरी फोरम है? इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के लिए, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सहयोग के उद्देश्य से जो है स्थापित किया गया ये डाक क्षेत्र का प्राथमिक मंच है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1874 में, काफी पुराना है ये आपका। सेकंड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में। तो पहला सबसे ज्यादा पुराना कौन सा ऐसा आपका ऑर्गेनाइजेशन है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। तीसरा ये कि इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो स्विस, जो आपकी स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, वहां पर ये अवस्थित है इसका हेडक्वार्टर, और इसमें 192 मेंबर्स हैं, इसके अंतर्गत इंडिया भी शामिल है। तो सही बताना था, चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव भी हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।